आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ चलो कुछ काम की बात करते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं अभी कि भारत की ये धर्म परंपरा विभिन्न औषधि, मंत्र, रत्न, मणियों के द्वारा व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करने की बात करती है। लेकिन हम उन सबको देखने के पहले वो लाइन से हम देखेंगे कि कौन सी चीज क्या काम करती है। इस दुनिया में हजारों चीज है, 50 लाख प्रवचन भी कोई ज्ञानी पुरुष कर ले तो इन चीजों की शक्ति के बारे में पूरा निरूपण कर नहीं सकता। तो हम जैसे लोग तो क्या बोले, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके पहले इससे भी बलवान चीज के बारे में समझें और हम कैसे जीवन बिगाड़ रहे हैं इसके बारे में समझें। और आप बराबर समझ लेंगे तो आपका जीवन व्यवस्थित होने में देरी नहीं लगेगी। थोड़ा ये सुनने में कठिन भी लगे, श्रम भी लगे, तो भी हर हालत में सुनिएगा, क्योंकि ये जो सुनने में श्रम है, ये श्रम आपके जीवन को श्रमहीन कर देगा। क्योंकि जीवन में जितनी कठिनाई आ रही है वो सब बिल्कुल आरामदायी हो जाएगी, बाद में जीवन में कठिनाइयां नहीं आएगी। सुनने में कठिनाई है ये सोच के आप बैठ जाओगे तो जीवन कठिनता भरी होगी। और इस बात को जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, इनको बराबर लाइन से सुनते जाओगे तो यही बात जीवन को आरामदेही बना देगी। इसलिए हर हालत में मेरी बात को अच्छे से कान खोल के सुनिएगा। मैं मन की शक्ति के बारे में बताता हूं। आज दुनिया में बोन ब्रीथिंग ऐसे कई टेक्निक आए हैं। बोन ब्रीथिंग यानी इन हड्डियों से हवा को बाहर छोड़ना और लेना। बोन ब्रीथिंग के द्वारा कई बीमारियों को ठीक किया जाता है। ये सब पहले अपने विभिन्न प्रकार के वैद्य शास्त्रों में भी बताए गए हैं, जिनको हम लोग ये जितने भी हस्ती श्वास क्रिया बोल के वैद्य शास्त्रों में बताया गया, यानी हड्डियों के द्वारा सांस लेना। इसको कैसे करते हैं आप, इसका टेक्निक को जो बराबर कर लेता है वो एक कागज को सामने रखता है, हाथ के सामने, और उस समय एक श्वास को यहां से निकाल रहा है। ऐसे कल्पना करता है कि मेरी श्वास नाक से जा रही है हाथों में और हाथों से निकल के हथेली से होके बाहर जा रही है, ऐसे सोचता है। तो जोर से उस हवा को ऐसे छोड़ रहा है, ऐसे कल्पना करता है। तो ऐसे कल्पना करते ही वो हवा की जो कल्पना का जोर है वो पेपर उड़ने लगता है जो सामने रखा है। इसको बोन ब्रीथिंग कहते हैं। इसके द्वारा फिर धीरे धीरे वो और भी अधिक वजनदार पदार्थों को हाथ से हिलाने की कोशिश करता है। और मैंने ये जो जितने भी ऑरा हीलिंग ये जो स्कैनर वगैरह हैं, इसके मैंने जो उपयोग किए तो मैंने देखा कि मन की शक्ति से हम उसको जिस दिशा में मुड़ने कहते हैं उसी दिशा में वो मुड़ता है। जिस बात को पूछते हैं उसी का वो जवाब देता है। मन इतना शक्तिशाली है। हमने पिछली बार देखा पिछले प्रवचन में कि 2003 सन में एक जो कार्यक्रम आया एक्सप्लोरिंग द अननोन करके एक्शन चैनल में, जिसमें बच्चों को कहा गया कि ये स्पून या स्पोर को मोड़िए। पहले तो हंस रहे थे, लेकिन एक बच्चे ने और एक युवती ने बड़े आराम से उसको बड़े सीरियस से कहा कि भाई मुड़ जाओ, और वो मुड़ने लगे। मन की शक्ति अगर जड़ पदार्थों पर इतना असर करता है तो मन मनुष्यों के बीच में कितना काम करता होगा और दुनिया पर उसका असर क्या होता होगा, इसको देखना तो बहुत लंबी बात है। आप कार्ल यंग नाम का CARL कार्ल YUNG कार्ल यंग, कार्ल जंग, और देश के हिसाब से लोग उस व्यक्ति के नाम का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं। उस व्यक्ति के कुछ वीडियो आप देखेंगे तो वो कई आदिवासियों के स्थान में रह के बहुत सारे शोध किए हुए हैं। उन्होंने देखा कि कुछ आदिवासी लोग जब इकट्ठे होकर के जंगलों में एक हो जाते हैं और नीचे एक योनि जैसा लंबा एक गोलाई चित्रते हैं, उसमें कई पौधों की झाड़ के पौधे तोड़ तोड़ के उसमें भर देते हैं और उसमें बाला से यूं उस पौधों को नोचते नोचते ऐसे घूम घूम के नाचते हैं। और कार्ल यंग अपने अनुभव में लिखते हैं कि मैंने अच्छे से देखा कि जितनी बार वो नाचे ऐसे
एक योनि जैसे लंबी गोलाई वो बनाते हैं धरती पर मिट्टी में, उसमें पौधों को तोड़ करके उनकी पत्तियों को भर देते हैं, उसको बाला से नोचते नोचते एक गोलाई में ऐसे नाचते घूमते हैं, और जब भी ऐसे नाचते घूमते हैं उस समय निश्चित बरसात आया। जितनी बार उन्होंने देखा कार्ल यंग ने, आप कार्ल यंग सिद्धांत को यूट्यूब में अगर आप सर्च करते हैं तो कार्ल यंग के नाम से बहुत सारी चीजें आएगी, जिन्होंने अपने स्वयं की बुद्धि से बहुत सारी साइकोलॉजी की बातें इस दुनिया को दी। वो कार्ल यंग ने ये साबित किया कि ये लोग जब भी घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, नाचते हैं, आवाज निकालते हैं, ये कोई मायना नहीं है। उस समय में इनका मन जो एकाग्र होता है कि बारिश आना चाहिए, अब बारिश आना चाहिए, इसमें महत्वपूर्ण विषय छुपा हुआ। ना तो वो गोलाई बनाया उसमें कुछ है, ना वो पौधे तोड़ के अंदर भरे उसमें, ना बाला से नोच नोच के घूम रहे और नाच रहे गा रहे उसमें, ऐसा कोई चीज में कोई दम नहीं है। कार्ल यंग कहते हैं कि इनकी मन एकाग्र उस समय ऐसी होती है और मन से वो एक ही विचार से सोचते हैं कि बरसात को आना ही चाहिए। और कार्ल यंग कहते हैं कि मैंने अंत में हर बार देखा कि जोर से उधर बारिश आया। अब मैं दर्शकों को एक ही बात पूछना चाहता हूं, अगर एक मन की एकाग्रता लोहे को मोड़ सकती है, एक मन की एकाग्रता बरसात को ला सकती है, तो क्या एक मन की एकाग्रता सफलता को नहीं ला सकती है? एक मन की एकाग्रता समृद्धि सुख शांति को नहीं ला सकती है? आप ये ध्यान रखिएगा, मन जिस वस्तु पर काम करता है, अगर उस वस्तु पर सही ढंग से काम कर लिया तो वो वस्तु आपके हाथ में होने से कोई नहीं रोक सकता है। मन की ताकत है। इतने बड़े मन को रख के हमने आज जीवन में इस नई आधुनिक समय में क्या पाया, ऐसा देखूं तो मुझे बहुत निराशा ही हाथ लगती है। कहीं भी देखो, ट्रेन स्टेशन में, बस स्टेशन में, फ्लाइट में, कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, एक दूसरे से अगर लाइन में आगे पीछे हुआ उस लिए गुस्सा होते दिख रहा है, कोई किसी चीज से लड़ते दिख रहा है, कोई दुकान वाले से तोल कम होने से लड़ते दिख रहा है। आपको लगेगा कि नहीं लड़ेंगे तो क्या करें भाई, अन्याय के हम मुंह बांध के बैठे रहे, अन्याय के विरोध कुछ नहीं करते हुए, ऐसे आप पूछेंगे। लेकिन आज का जो जीवन शैली है, हर बात में नकारात्मकता को देखना, हर बात में विरोध करना और अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए गुस्सा करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, लड़ाई करना, इसके सिवाय और कुछ आपको बाजार में, गली में, गांव में कहीं कुछ दिखता हो तो आप बताइए। व्यक्ति मात्र अपनी साध्य को साधने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाता है और उस हथकंडों को अपना करके विभिन्न चीजें पाने की कोशिश करता है, और नहीं मिले तो निराश होता है, मिले तो अहंकारी होता है, वो पाने के लिए विभिन्न प्रकार के जाल बुनता है और विभिन्न प्रकार के काम करता है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत में पहले कितने समृद्ध लोग रहे हैं, धरती को सोने से बिछा दे ऐसे राजा रहे। वो क्या ऐसे ही राग द्वेष करते थे, लड़ते थे कि कमेंट बॉक्स में गंदे गंदे कमेंट करे भाई, किसी के बारे में कोई भी एक चीज देखे उसको देख के गंदे गंदे बोले। क्या आपको ये स्वतंत्रता इसलिए दी गई है कि आपको अब सद्गुण का कोई प्रकार का असर न हो जीवन में और दुनिया भर के ईर्ष्या करें? आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इस जीवन में सफल होना हो आपको, तो हम भारतीय संस्कृति के लोग सत्यम वद सत्यम प्रियम वद, सत्य बोलो, सत्य को भी सामने वाले को पसंद आवे ऐसे प्रिय शब्दों में बोलो, ना सत्यम अप्रियम वद ऐसे बोलने वाला ये भारतीय धर्म को आज विदेशों ने भी पकड़ लिया है। आज जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में समझाते हैं, आज जितने भी पॉजिटिव थॉट्स के बारे में समझाते हैं, आप कोई भी आप ये जो सेल्फ डेवलपमेंट के वर्कशॉप में पहुंचिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की जितनी आज शिविरें लगती है विदेशों में, वो लोग आज भारत की उन तत्वों को सबसे पहले कहते हैं कि आपको अगर सफल बनना है तो पहले आप ईमानदार बनिए, शांत बनिए, सबके प्रिय बनिए, मीठा बोलना सीखिए। जितनी बातें अपन जीवन भर अपने
पीढ़ियों से सुनते आए हैं और उसको सुन के कान में डालने की अपने को थोड़ा भी इच्छा नहीं हुआ। अब विदेशी लोग पुस्तकों में, टीवी शो में, शिविर में, वर्कशॉप में कहते हैं तो हमको लगता है कि ये साइंस के साथ जुड़ के कह रहे हैं, इसलिए इनको सुनना चाहिए। ये पूरा वैज्ञानिक बात करते हैं। अरे मेरे भाई, विज्ञान ही तो सर्वोत्तम रूप में जब ऊपर चढ़ता है तो वही तो विज्ञान एकदम ऊपर चढ़ने के बाद सत्य ज्ञान होता है, धर्म ज्ञान होता है और अध्यात्म ज्ञान में परिवर्तित होता है। जिन्होंने बाहर की चीजों को स्थूल चक्षुओं से समझ के शोध किया वो बना विज्ञान, और सूक्ष्म चक्षुओं से जिन्होंने इस धरती के रहस्य को समझा वो बना आत्मज्ञान। और आत्मज्ञानियों के बात को हम नहीं मानते हुए लाखों रुपया, 50,000 रुपया फीस भर के वर्कशॉपों में जाके समझते हैं कि अच्छा, ईमानदार होने से ये ऊर्जा निकलती है शरीर से और सफलता लाती है, सत्य बोलने से ये ऊर्जा निकलती है। अरे हमारे पूर्वज यही तो बोल रहे थे, सत्यम वद प्रियम वद। हमारी कथाएं क्या कहती है कि तू जितना करेगा वही तुझे वापस मिलेगा, तू जो करेगा वही तेरे जीवन में वापस आएगा। ये तो बच्चे को भी हमारी कथाएं समझाती है। हर एक ने सुना होगा वो कथा, जो एक बच्चा एक फूटा सा मटकी लेके अपने पास रखता था घड़ी घड़ी, तो बाप ने पूछा कि फूटी सी एक इस हांडी का तू क्या करेगा? तो बोलता कि आपने भी फूटी हांडी में अपने पिता को खाना खिलाया, तो जब आप बूढ़ा हो जाओगे तो मैं ये फूटी हांडी में खाना खिलाने के लिए आपके लिए ये हांडी संजो के रखा हुआ हूं। ये कहानी तो भारत के हर घर के हर व्यक्ति ने सुना होगा। कर्मा रिटर्न्स, यानी जो कर्म हम करते हैं उस कर्म का प्रतिफल उस कर्म के रूप में ही हमको प्राप्त होगा। इसको भारत से भी अच्छा इस दुनिया में किसी ने कहा ही नहीं होगा। इतना सुंदर हमने कहा, लेकिन हम मानते कहाँ हैं? इस कर्म को देखते हुए आज सब कह रहे हैं कि लोगों से मीठा बोलिए, लोगों से प्रेम से बोलिए। पहले एक जमाने में था कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए। आज भी कई लोग यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट होना है, और इंटेलिजेंट कितना है इसका स्तर उसके दिमाग से तोला जाता है, जिसको आईक्यू लेवल बोलते हैं। आईक्यू मींस इंटेलिजेंट क्वोशेंट, जितना वो इंटेलिजेंट है उसका उसके दिमाग से मापदंड मेजर होता है, जिसको कोई ना कोई मेजर करने के मीटर से या किसी से तेरे बेटे का इतना आईक्यू परसेंटेज है, तेरे बेटे का इतना आईक्यू लेवल है, ऐसे वो शोध करने वाले कह देते हैं कि इतना ही आईक्यू है। अब मैं आपको एक सवाल पूछूं कि इस दुनिया में एकदम जितने होशियार हुए हैं, पढ़ने में होशियार, काम करने में होशियार, मैं आपको बोलूं इसलिए कि आप माँ बाप हरदम सोचते हैं कि मेरा बेटा होशियार हो, खूब पढ़े, खूब होशियार हो, समझदार हो। आज मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, जितने भी माँ बाप हैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। इस सवाल पर आप थोड़ी देर जरूर सोचिएगा कि जितने पढ़े हुए हैं, जितने होशियार समझदार लोग हैं, खूब पढ़े हुए हैं, वो सब क्या जीवन में सफल हैं? कोई 5 लाख कमा के भी दुखी है महीने का, कोई परिवार में पत्नी के साथ दुखी है, कोई संसार में दुखी है, विभिन्न प्रकार से दुखी है। तो आज की तारीख में ये लोग इतने दुखी क्यों हैं? जो पढ़े हुए भी हैं, समझदार भी हैं, दुनिया को हिलाने की ताकत भी रखते हैं। देखिए, हिटलर ने लाखों लोगों को मारा, लाखों लोगों का उसने ऐसे गैस के हालों में डाल डाल के खात्मा किया। अंतिम में उसका मौत भी आत्महत्या से हुई, बड़ी दुखदायी अवस्था में वो खुद मरा। कितना होशियार था! इतना होशियार नहीं हो तो इतनी बड़ी सेना को क्या वो इकट्ठा कर सकता था? इतनी बड़ी दुनिया को वो दूसरे विश्व युद्ध के नाम से हिला सकता था? कितना बड़ा विश्व युद्ध उसके कारण उत्पन्न हुआ, और इतने बड़े विश्व युद्ध का जो जिस कारण बना, विश्व युद्ध का नायक जिसको कहा जाता है, जिसको किसी एक वर्ग पर ही नफरत आ गया कि जीव लोगों को किसी भी हालत में जिंदा मत छोड़ो, उन सबको मारना, लाखों लोगों का लाश का ढेर किया। लेकिन अंत में वो इतना बड़ा बुद्धिशाली, जो ताकतवर, खूंखार, खूनी व्यक्ति अंत में असफल होकर के दुखदायी मौत मरा। ये साबित करता है कि
आईक्यू को जो लेके चलते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा वकील बन जाए, जज बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए, मेरा बेटा दुनिया में कुछ बन जाए, ये लोग मन से दुखी होते मैं अच्छी तरह देखता हूं। ये लोग बड़े मन से दुखी हैं, किसी न किसी प्रकार से पदवी पाने की, पढ़ाई से कोई चीज पाने की, इस दुनिया में नाम पाने के चक्कर में पड़े हैं। आज के बच्चे विशेष करके इन चीजों को पाने की चक्कर में पड़े, लेकिन सभी बच्चों को मैं फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस्ड या स्ट्रेस में देखता हूं। आप 100% अपने परिवार का हालत देखोगे तो बच्चों को देखोगे तो आपको लगेगा कि वो बच्चे आपकी जो युवा समय में आप जितने आनंद में, मस्ती में, खुशी में रहते थे, वो खुशी में आज के बच्चे नहीं रहते। हमारे पास पुराने जमाने में कपड़े थोड़े फटे होते थे, चलते थे, खाना पीना जैसा मिलता चलता था। आजकल हमारे जमाने में जो हम खाते थे तो क्या गलियों में मूंगफली बिकती थी, काला जामुन बिकता था जो मट्टी में सना हुआ होता था, और आजकल के बच्चों को मैकडोनाल्ड मिला हुआ है, एसी का वातावरण मिला हुआ है, एकदम हाइजीनिक प्लेट में हाइजीनिक सैंडविच, पास्ता सभी मिलता है, पिज्जा मिलता है, पास्ता मिलता है, दुनिया भर की चीजें मिलती है। लेकिन हम अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में हेल्थी मेंटालिटी के साथ जीते थे, ये हाइजीनिक एनवायरनमेंट में अनहेल्थी लाइफ जी रहे हैं। आप देखिए ये क्या हालत है। ये सब होशियार दिख रहे हैं, बहुत होशियार। मेरा बेटा अभी, किसी को पूछो, मेरा बेटा अभी सीए का कर रहा है, अभी सीए को कर रहा है, सीए का काम कर रहा है, अप्रेंटिस चल रहा है उसका, सीए का काम कर रहा है। थोड़े दिन बाद देखता हूं तो मालूम पड़ता है कि जो सीए पढ़ा हुआ व्यक्ति को बहुत बढ़िया काम मिल गया, 2-3 लाख की महीने की पगार मिल रही है। कोई सीए पढ़ा हुआ 2-3 हजार फाइल को हैंडल कर सके, ऐसा पर्सनल ऑडिटिंग की कैपेसिटी पकड़ लिया, लेकिन हरदम गुमसुम रहता है, किसी न किसी कारण से वो मन में दुखी रहता है। मैं धीरे से देखता हूं तो लगता है कि इसकी बुद्धि तो प्रखर हो गई, इसकी जीवन प्रखर नहीं हो पाई, इसकी व्यवस्थाएं प्रखर नहीं हो पाई, कहीं जाके ये सदा दुखी है। आज के युवाओं को घड़ी घड़ी रोना आता है, घड़ी घड़ी गुस्सा आता है। युवा हो, युवती हो, गुस्सा भी उतना ही आता है, रोना भी, दुख भी उतना ही आता है, और मन के वेग उतना ही आता है। इसको भगवान कृष्ण ने जो बोला, भगवान कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी अर्जुन तू विषाद मत करके मेरे रिश्ते परिवार वालों को मैं मारूंगा, तू तेरे काम में लग, अपने इमोशंस को न्यूट्रल रख। आज का वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य जगत आईक्यू को अलग उठा के साइड में रख के आज कहता है आईक्यू इज नथिंग। अगर तू होशियार ना भी हो तो चलेगा, तेरी भावनाओं को संयमित करने की अगर तेरे में ताकत आ गई, इमोशन कंट्रोलिंग को आज ईआई कहता है पाश्चात्य जगत, इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है महाराज, हमको समझा दो ताकि हम सफल होना चाहते हैं। अगले प्रवचन से वो समझाऊंगा। अगर ये सब काम नहीं आए तो फिर मैं मनी के बारे में, मंत्र के बारे में, औषधि के बारे में, क्योंकि मन की शक्ति के सामने ये सब नगण्य है। इसलिए पहले यही समझा दो सीधा कि आप मन से ही महाशक्ति बन जाओ। अगर नहीं हुआ तो मेरी तरफ से आपको तो कहीं ना कहीं एडिशन के रूप में, कोई ना कोई 1+1 फ्री के रूप में ये प्रवचन के साथ और भी एडवाइस, ज्ञान तो आपको मिलेगा ही। अगले प्रवचन में हम ये सब देखने के पहले, इस काम की बात को समझने के पहले, कि महाराज हम तो सोच रहे थे बच्चों को होशियार करना है, आप कह रहे हो कि बच्चों को ये समझाओ कि उनकी भावनाओं पर उनका कंट्रोल होना जरूरी है। मैं भावना नहीं हूं, मैं महाशक्ति हूं, और मेरे भावनाओं को कंट्रोल करके सामने वालों को मैं हैंडल करूंगा। तो वो कैसा भी व्यक्ति हो, मेरी भावनाओं से जो उसको नफरत आ रही है, वो नफरत जब प्रेम में बदलेगा तो मैं सफल व्यक्ति बनूंगा। ये समझने के लिए पाश्चात्य इमोशनल इंटेलिजेंस से पहले ही भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा कि तेरे इमोशंस को कंट्रोल कर, अगर तू इमोशन को कंट्रोल कर देगा तो युद्ध में भी विजय प्राप्त करेगा। ये बात कैसे कृष्ण ने कहा, ये बात अगली प्रवचन में सुनने के पहले आज का काम क्या है महाराज, आज मैं क्या कर सकता हूं महाराज। आज आपको अपनी हथेली को देखना है,
और हथेली के ऊपर हमारा इस भारत का सबसे पवित्र और प्राचीन आराध्य बीज ओम को 12 बार लिखना है। स्त्रियों अपने लेफ्ट हैंड में राइट हैंड की अंगूठी की उंगली से 12 बार लिखें और पुरुष अपने राइट हैंड में अपने लेफ्ट हैंड की तर्जनी उंगली से ऐसे उंगली उठाते हैं उसमें से ओम को 12 बार लिखें और लिखने के बाद आराम से सोएं, यानी सोने के पहले ये लिखें। स्त्रियां अंगूठी की उंगली से डाबी हाथ में 12 बार ओम लिखें और कहें कि पवित्र ऊर्जा की कृपा मुझ पर हो। और पुरुष अपनी तर्जनी उंगली से डाबी हाथ की उंगली से जीमने हाथ में ओम 12 बार लिखे कहें पवित्र ऊर्जा की कृपा मुझ पर हो। ये बोल के आराम से सो जाए। हमने पिछले प्रवचन में देखा आईक्यू की जगह दुनिया में सफलता को ईआई से पूरे लोग अब तोलने लगे हैं। आईक्यू यानी बच्चे की पढ़ने की ताकत, पढ़ाई को ग्रहण करने की ताकत और उसको याद रखने की ताकत, उसको वापस बाहर प्रकट करने की ताकत, इसको दुनिया में सफलता का आधार माना जाता था। आईक्यू लेवल को तो साइंस ने भी मेजर करने के लिए कई उपकरण ला करके धरती में बहुत बड़ी क्रांति मचाई थी, लेकिन आईक्यू का अब कोई इस धरती में कारण या विशेष लाभ नहीं रहा। ऐसे ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस अब बहुत जोर से ये चल रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी बड़ी कंपनी में कोई काम कर रहा है, अगर वो किसी एक समूह का अध्यक्ष लीडर बनाया जा रहा है तो वो पूरे समूह के साथ किस प्रकार से बर्ताव करेगा, उस समूह को कैसे हैंडल करेगा, उसके नीचे काम करने वाले लोगों के साथ इसका बर्ताव कैसे होगा, आज ये कंपनियों में देखा जाता था। पहले इंटरव्यू होता है तो वो कितने स्पोर्ट्स में मेडल लाया है, कितनी पढ़ाई किया है, कितना ग्रेजुएशन है, ये पहले देखते थे। आज कम्युनिकेशन स्किल को ज्यादा देखते हैं कि ये व्यक्ति नीचे रहे हुए लोगों के साथ प्रेम के साथ तो रिश्ते निभाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गुस्सा करके सबको परेशान करेगा। क्योंकि कई कंपनियों में नुकसान और परेशानी का कारण, दुख का कारण ऊपर जो बैठे हुए लोगों के बर्ताव को माना गया है कि उसके कारण खिन्न हुए खींचे हुए नीचे के लोग सही ढंग से काम नहीं करते कि मेरा ऊपर वाला बराबर नहीं है, मेरे को परेशान करता है, तो उसके काम में जो प्रेशर पड़ता है या उसके दिमाग में जो उसका असर पड़ता है, इस असर को पकड़ के वो अपना प्रोडक्शन लेवल को घटा देता है, खुद की जो क्षमता को घटा लेता है या काम करने के तरीके में थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, तो उन कंपनियों का प्रोडक्शन लेवल को बहुत घटा देखा लोगों ने। तो अब इस नई जमाने में लोगों के साथ किसका कैसा संबंध रहता है और रिश्ते निभाने का उसका स्वभाव कैसा है, इस पर ही आधारित है आज की दुनिया की सफलता, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसको कहने के पहले दुनिया के हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं सहानुभूति, प्रशंसा, अपनापन, प्रेम, इन सब चीजों की जरूरत है। और इस जरूरत को पूरा करने के बाद ही व्यक्ति स्वयं को पूरा मानता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कहीं एक शोध हुआ, उस शोध में 3 कुत्तों को एक पेटी में बंद किया गया, पेटी बिल्कुल बंद, तीनों पेटी बिल्कुल बंद, तीनों पेटी में 3 कुत्ते, तीनों कुत्ते बिल्कुल बंद, और ये पेटी में बंद कुत्तों को श्वास जाने के लिए नली दी गई है अंदर, उसी से कुत्ते श्वास लेंगे, उतनी हवा जाए। एक नली दी गई है जहां से भोजन जा रहा है, और भोजन जाने की नली से भोजन लेते हैं वो कुत्ते, श्वास की नली से श्वास लेते हैं। बाहर के जगत को वो कुत्ते देख ना पाए ऐसा उनको बिल्कुल पैक कर दिया है। ये कुत्ते ऐसे अंदर से जब से जन्मे हैं उसको अंदर ऐसा रखा है कि उसको अंदर अच्छे से आराम मिले, ऐसे उसको एकदम यूं रुई वाला गद्दा लगाया, स्पॉन्जी कुशन लगाया है, उसके अंदर वो कुत्ता आराम में है, उसको अंदर थोड़ा दिख सके ऐसे उजाला दिया गया है, हवा जा रहा है, खाना जा रहा है।
पहले कुत्ते को आप ए, दूसरे कुत्ते को बी, तीसरा कुत्ते को सी मानोगे या ख ख ग मानोगे, जो भी आप मानोगे। पहले कुत्ते को, तीनों कुत्तों को 3 कमरे में अलग अलग रखा गया है। तीनों कुत्ते किसी को नहीं देख सकते। पहले कुत्ते को खाना टाइम पर दिया जाता है, उस समय उस कुत्ते की जो ऊपर ढक्कन है पेटी की, उसको खोला जाता है और खोलने के बाद उस कुत्ते को थोड़ा, जो भी इसको संभाल रहे हैं वो टीम इसको प्यार करते हैं, उसको थोड़ा लाड करते हैं, फिर वो उसको थोड़ा पुचकारते हैं, प्रेम करते हैं, फिर उसको वो जो नली में खाना जा रहा है उसको खिलाने के लिए वापस पेटी बंद कर देते हैं। खाली इतना ही करते हैं, घंटे 2 घंटे में एक बार पेटी खोलते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको लाड करते हैं, खिलाते हैं, खिलाते हैं, सब करते हैं और बंद कर देते हैं। खाना पीना तो वो कुत्ता नली से ही खाता है, हवा भी नली से ही जाता है। अब दूसरा जो कुत्ता है, इस कुत्ते को हर 2 घंटे में खोलते हैं पेटी, जैसे पहले कुत्ते का खोलते हैं, लेकिन इस कुत्ते को खोलते ही मारते हैं पकड़ के। एक बार एक लकड़ी से मारते हैं या हाथ से मारते हैं, डांटते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, इस कुत्ते को वापस बंद कर देते हैं। अब नली से इसका भी हवा जा रहा है, भोजन इसको भी नली से ही जा रहा है। टाइम से टाइम पहले वाले कुत्ते को प्यार मिल रहा है, भोजन नली से ही जा रहा है, हवा नली से ही जा रहा है। दूसरी पेटी में जो कुत्ता है उसको टाइम से टाइम खोल के डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको भी भोजन नली से ही जा रहा है, हवा भी नली से ही जा रहा है। अब तीसरे कुत्ते का पेटी नहीं खोला, बिल्कुल पेटी नहीं खोला, कभी किसी ने देखा ही नहीं, ना मारा ना प्यार किया, कुछ नहीं किया, मात्र उस कुत्ते को टेमो टेम, इन कुत्तों को जिस टाइम पर भोजन दिया जाता है और कंटिन्यूस जैसे हवा दिया जाता है जीने के लिए, वो हवा दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, उस कुत्ते को देखा ही नहीं किसी ने। वो कुत्ते को कोई नहीं देखे। पहले वाले कुत्ते को क्या मिला? प्यार। दूसरे वाले कुत्ते को क्या मिला? डांट, फटकार, मार। तीसरे वाले कुत्ते को खाना पीना, हवा सब मिला। अब एक प्रक्रिया के बाद, कुछ दिनों के बाद तीनों पेटी को खोल दिया गया। जिस पहली पेटी को खुला, वो कुत्ता पूंछ हिलाते हुए जिन लोगों ने उसको पुचकारा, प्यार करा, उनके ऐसे घूम घूम के दौड़ने लगा। दौड़ने के कई दिनों से वो पेटी में पड़ा था, तो उसके पैर जकड़े हुए थे। अब जकड़े हुए पैर को थोड़ा हिला रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, घूमने की कोशिश कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन उनके पैर चाट रहा है, तलवा चाट रहा है, यानी वो उनको प्यार कर रहा है। दूसरे कुत्ते को जिसको खोला, जिसको फटकारा, डांटा गया, जैसे ही बाहर आया वो भी जकड़े हुए पैर को खोलने की कोशिश कर रहा है, अपने हड्डियों को शिथिल करने की कोशिश कर रहा है, कुछ चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जिन लोगों ने उसको मारा, डांटा, फटकारा था, उनको देख के जोर जोर से भौंक रहा है, उनको काटने की कोशिश कर रहा है, उनके सामने नफरत व्यक्त कर रहा है, उनके सामने दुश्मनी व्यक्त कर रहा है कि तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो। ऐसे घूर घूर के देख रहा है, काटने दौड़ रहा है, उनको ऐसे भौंक के पीछे भगाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे सब कर रहा है। तीसरी पेटी खोला था, तो तीसरी पेटी में जो कुत्ता था, पिल्ला था, वो मर गया था। इस पिल्ले को भोजन समय पर मिला, हवा समय पर मिला। आजकल जो बच्चे कहते हैं कि हम तो अकेले भी जी लेंगे, हम अकेले भी रह जाएंगे, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की। और कई लड़कियां आजकल MBA पढ़ी हुई, बैंकिंग पढ़ी हुई, कई विभिन्न चीजें पढ़ी हुई, शादी के बाद जो कड़े अनुभव होते हैं उसके बाद स्वयं माँ बाप के भी निर्भर नहीं रहूंगी और ससुराल के भी निर्भर नहीं रहूंगी और मैं अकेली रहूंगी, ऐसे बोल के पाश्चात्य जगत की जीवन शैली को अपनाते हैं। उनके लिए ये शोध ज्यादा कारगर रहेगा। ये शोध के बाद कई कुत्तों को वैसे ही वापस शोध किया गया, कई कुत्तों को ऐसे ही डाला गया, ABC, एक को प्रेम, एक को डांट फटकार, एक को कुछ नहीं, खाली भोजन और हवा। और ऐसे बिल्लियों पर भी किया गया, विभिन्न प्राणियों पर भी किया गया, असंख्य प्राणियों पर किया गया, और सभी प्राणियों में C वाली प्राणी हर बार मरी हुई मिली। इससे इस दुनिया की इस शोध ने एक चीज साबित किया
कि व्यक्ति के पेट को ही नहीं, मन को भी भोजन बहुत अनिवार्य है। आप पेट को भोजन दे दोगे, वो शरीर को निभा सकता है। जब तक मन को संपर्क नहीं मिले, मन को किसी का प्यार नहीं मिले, या मन को किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा नहीं मिले, व्यक्ति अकेला जी नहीं सकता। मनुष्य समाज मनुष्यों से जुड़ के जीने के लिए जन्मा है, और हम एक दूसरे के साथ हाथ मिला के ही इस जीवन में सर्वोत्तमता ला सकते हैं, सफलता ला सकते हैं, कम से कम खुशी महसूस कर सकते हैं। और खुशी महसूस करना है तो आज टीवी देख के कई लोग खुशी महसूस करते हैं, बैठे बैठे अकेले में यूट्यूब देख के महसूस करते हैं, वीडियो देख के, पिक्चर देख के। लेकिन ध्यान रखें, उसी में कोई ना कोई व्यक्ति रह के इनको मनोरंजन कर रहा है, इनका मनोरंजन कर रहा है, और उसके मनोरंजन कराने से ये खुश हो रहे हैं। अकेले तो कोई खुशी नहीं हो सकता। कई बोलते हैं कि हम तो अकेले भी रह जाएंगे, टीवी देखते हैं, गाना सुनते हैं। कोई गाना सुना रहा होता है, गा रहा होता है, कोई गायक, कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा होता है, वो मनोरंजन की उस माध्यम से इनके जीवन में खुशी लाता है। अकेला बैठ के कोई खुश नहीं हो सकता इस संसार में। इसलिए आज ये जो मैं देख रहा हूं कि सिंगल लाइफ जीने की जो कोशिश लड़कियां करती है कि हम तो अकेले रह जाएंगे, वो जीवन नहीं श्राप है, ऐसा मैं मानता हूं। जीवन नहीं, वो एक श्राप है। ये जीवन तो जीवन तब बनेगा जब ये एक उपवन बनेगा। अकेला पौधा रेगिस्तान में खड़ा हो, न घर का न घाट का। अगर कोई बगीचे में पौधा हो तो अन्य पौधों की हरियाली के साथ ये जुड़ा रहेगा, तो इसको छाया भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा, इसको भी पुष्प फल देने का योग्यता भी मिलेगा। इसलिए इस शोध ने ये निश्चित किया कि व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। ये कुत्ता तक अकेला किसी को देखे बगैर रह नहीं सका, और वो अकेलेपन को महसूस करते हुए दुखी होके मर गया। तो व्यक्ति को साथ जुड़ के रहना कितना जरूरी है, ये शोध अच्छे से इस चीज को दर्शाता है। अब आप देखिएगा, वो भावनाओं को कहीं ना कहीं एक प्रेम मिले, सहयोग मिले, ऐसा कुत्ता बिल्ली भी सोचता है। और हम आज के तारीख में देखिए, आपके पास कई बार आप देखेंगे आपके बच्चों की स्कूल में पढ़ाई कैसी हो रही है, वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये जाके वहां पूछने तक आपके पास टाइम नहीं होता है। आपके पास कई बार ऐसा होता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, ये देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। और ये बच्चे कभी कभी बहुत आगे बढ़ जाएं पढ़ाई में, तो भी उनको वो पढ़ाई में आगे बढ़ने की प्रशंसा नहीं मिल रही है, इसलिए कुंभला जाते हैं। और कहीं पीछे खड़े हों तो सहारे का कंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए कुंभला जाते हैं। और आपके जीवन में भावनाओं की महत्व को समझोगे तो आज के तारीख में भावनाओं को सफलता से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ये आप अच्छे से समझोगे। ये जो ईआई कहा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, आप इसको देखोगे तो व्यक्तियों में फर्क इतना ही है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर गर्म होता है तो वो उसकी गर्मी जिंदगी भर इसको याद रह जाती है, वो रिश्ता टूटता है। और वही व्यक्ति किसी की गलती को संयम के साथ सहन कर लेता है तो वो रिश्ता निभ जाता है। आपने माइक टायसन के साथ इवांडर का जो माइक टायसन के साथ इवांडर का जो कुश्ती हुई उसको सुना हो तो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कुश्ती थी। क्यों वो कुश्ती इतनी प्रसिद्ध हुई? वो कुश्ती इसलिए प्रसिद्ध हुई कि इवांडर हर बार माइक टायसन को गुस्सा दिलाते थे अपनी कुश्ती के उस दौर में, और दोनों तरफ रेफरी रह के दोनों को संभाल रहा था। माइक टायसन आप सुने होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा कुश्ती पहलवान, जिसके सामने कोई नहीं खड़ सकता, ऐसे उसको खुद को ही एक बल का अहंकार था। ऐसे माइक टायसन के साथ जब युद्ध हुआ तो इवांडर ने उस समय में अपने हेलमेट पहने हुए सिर से माइक टायसन के पैर पर एक जोर मारा। ये तो उस कुश्ती के गेम में जायज है, लीगल है, जिसको कर सकते हैं। लेकिन माइक टायसन को ऐसा गुस्सा आया उस समय, वो बहुत बड़े खिलाड़ी, ताकतवर पहलवान हैं, लेकिन उनकी इतनी बड़ी गुस्से के कारण उन्होंने इवांडर का कान ही अपने दांत से काट के निकाल दिया और कान काट के थूक दिया बाहर। उसके बाद आप सोचिए वो ये घटना हुई कान काटने की, आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि माइक टायसन ने
लड़ाई के समय, कुश्ती के समय सामने वाले का कान काट दिया था। उनके जितने फैंस थे, उनके मन से माइक टायसन उस दिन नीचे उतर गए। अरे इतना भी तू अपने भावना को संभाल नहीं सकता? कि ये दोनों गेम है, ये तो खेल है, इसमें कोई भी मारेगा, कोई भी कूटेगा, इस दोनों में कौन जीतता है ये देखने हम इकट्ठा हुए। ये मात्र ये गेम है, इसको तू भूल गया और इसको तू सच मानने लगा। तेरे गुस्से पर तू काबू नहीं कर पाया, और जब तू इस गुस्से पर काबू नहीं कर पाया तो दुनिया को क्या तू बड़ा सा ज्ञान दे के काबू कर पाएगा? ऐसे लोगों के मन से वो उस समय नीचे उतर गए थे। और पूरी दुनिया में यह घटना प्रसिद्ध हुई कि माइक टायसन ने इवांडर का कान काट दिया था। आप ध्यान रखिएगा, जब जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाता है, उस समय में निश्चित वो सफलता से कहीं ना कहीं पीछे हटता है। और आज की तारीख में जो भावनाओं को कंट्रोल में रख सकते हैं, उन्हीं लोगों को बड़े पदों में बैठाया जाता है कि इनके नीचे 600 लोग काम कर रहे हैं, इनके नीचे 2000 लोग काम कर रहे हैं। ये प्रेम से संभालेंगे तो हमारी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग स्किल बढ़ेगा, यानी उत्पादन शक्ति बढ़ेगा। इस प्रकार से बड़े पढ़े हुए व्यक्ति को आज दुनिया में कहीं नहीं बैठाया जाता है, बड़े से बड़े भावना को संयम करने वाले लोगों को बैठाया जाता है। और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसको आज नए विदेशी लोगों के साथ जोड़ के इन्होंने बताया ऐसे नाम बताया जाता है। इस इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे पहले बताने वाले हमारे भगवान कृष्ण हैं, जिन्होंने युद्ध के लिए दुखी होने वाले अर्जुन को कहा कि तू भावनाओं को संयमित कर। अगर तू भावनाओं से देखेगा कि ये मेरे रिश्ते हैं, तो ये तेरी भावना जिंदगी भर तुझे अपने कर्तव्य से दूर कर देगा। और कर्तव्य में सफल होना हो तो भावना को कंट्रोल कर। जिस दिन तू भावना को कंट्रोल करेगा, उसी दिन से तू सफल हो जाएगा। ये तेरे रिश्ते में हर रूप में मैं ही युद्ध कर रहा हूं, और हर रूप में मैं ही युद्ध में सामना कर रहा हूं, दोनों ही मैं ही हूं। तू मात्र युद्ध कर, हर जगह मैं कृष्ण ही हूं। इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर इस दुनिया में अगर किसी ने मजबूती से बताया हो, तो वो सर्वप्रथम व्यक्ति रहे हैं हमारे कृष्ण। और उनके पहले भी उनके कई अवतारों ने, आप देखोगे तो नरसिंह अवतार में भगवान नरसिंह जब एकदम उग्र होकर के ऐसे हिरण्यकश्यप को मारने खड़े होते हैं, तो प्रहलाद जी एक सुंदर प्रार्थना के द्वारा नरसिंह जी की उग्रता को शांत करते हैं। उस जगह वो इमोशनल इंटेलिजेंस दिखता है। भारत की उपन्यास कथाओं में हर जगह इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है, लेकिन हम आज की तारीख में विदेशी लोगों की बातों को ज्यादा सुन के, भाई हाँ इन्होंने ये बनाया होगा। इस धरती में संस्कार को बनाने वाले कितने ही देश हुए हैं, उसमें एक श्रेष्ठ देश हमारा भारत रहा है। प्राचीन मिस्र देशों में, प्राचीन अन्य लैटिन जैसे देशों में कई प्रकार के तत्व ज्ञान आए, लेकिन भारत इसको हर दम लेके चलने वाली परंपरा बनी। इस भारत में इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एक व्यवस्था बनाया गया। आज के तारीख में मेडिकल कॉलेज में नीट के एग्जाम में फेल होने के कारण आत्महत्या करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। आज के तारीख में मैं एग्जाम में फेल हो गया, अब मैं क्या दुनिया में रहूंगा, मुंह दिखाऊंगा, मेरे मकसद टूट गई, मेरा लक्ष्य चूर चूर हो गया, मेरा मंजिल चूर चूर हो गया, मेरा महल चूर चूर हो गया। एक क्षण में कोई ना कोई गोली खा के, फांसी खा के बच्चे मर रहे हैं। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का टैलेंट उनमें आ जाए कि ऐसी पढ़ाई तो मैं 1000 बार कर सकता हूं, ये मनुष्य जीवन वापस नहीं मिलेगा, ये सोच आ गया तो जिंदगी सुधर सकती है। आगे चल के इसके प्रैक्टिस के बारे में हम समझाएंगे कि कैसे हम मन पर काबू पाए, भावनाओं पर काबू पाए, और भावनाओं पर काबू पाने के कारण कैसे हम दुनिया में सर्वोत्तम सफल बने। आगे के प्रवचन में यह देखेंगे। आज काम की बात के साथ साथ आज का काम क्या होगा। आज सोने के पहले आपको जैसे ही पलंग पर जाते हैं, ऐसी कौन सी भावना है जो आप में हरदम घड़ी घड़ी व्यक्त होती है, इस पर थोड़ा विचार करना। क्या क्रोध ज्यादा आ रहा है,
क्या आप ज्यादा दुखी होते हैं, या आप में द्वेष ज्यादा आता है, ईर्ष्या ज्यादा आता है, जलन ज्यादा आता है? क्योंकि हम जिंदगी भर लोगों के बारे में बोलते रह जाते हैं कि ये नालायक है, ये काम का नहीं है, दुनिया से जलता है, ये खोटा है, ये चोर है, ये ठग है, लेकिन कभी स्वयं का आत्म विश्लेषण नहीं कर पाते। तो आज का काम ये है कि आपके अंदर कौन सी वो भावना है जो सबसे ज्यादा आपको घड़ी घड़ी प्रकट होकर के परेशान करती है, वो कौन सी भावना है, उस पर थोड़ा ध्यान दें और मन में संकल्प करें कि ये भावना पर मैं विजय पाकर रहूंगा और संसार पर भी विजय पाकर रहूंगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ उस भावना को काबू करने की कोशिश आज आप शुरू करें। यही आज आपका काम होगा। ये काम करोगे तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी और आप भी जीवन में सफल होगे। अपनी भावनाओं पर काबू पाना यानी स्वयं को महावीर बनने की शक्ति देने जैसा है। इस कर्म को करके आप अपने परिवार को सुख दें, समाज को सुख दें, संपूर्ण देश एवं विश्व को श्रेष्ठता दें।